फिल्म की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बता रही थी कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ये हमारी पृथ्वी की तरह है। यहाँ पर हमें एक ग्रह दिखाया जाता है जिसका नाम सोमारिस होता है, जहाँ पर जिंदगी इंसानों के जैसी थी। उनकी दुनिया बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत आराम से रह रहे थे। हालांकि ये टाइम प्रेजेंट टाइम का नहीं होता है, ये 65 मिलियन साल के पहले का समय था, लेकिन फिर भी सोमारिस के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। वो आसानी से किसी भी दूसरे ग्रह पर जा सकते थे और कहीं की भी यात्रा कर सकते थे। अब इसके बाद हमें कहानी के मेन कैरेक्टर माइल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सोमारिस में रहता था और वो इस वक्त एक समुद्र के किनारे थे। उनकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी जिसका इलाज इतना महंगा था कि माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया था। अब क्योंकि वो खुद ही एक पायलट था, जिसका मतलब ये था कि वो वैज्ञानिकों के एक ग्रुप के साथ किसी दूसरे ग्रह पर जाएगा। इस मिशन में करीब उसे 2 साल लग जाएंगे और इस मिशन से उसे जो पैसा मिलेगा वो उनसे अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ये सब करना पड़ रहा था और कोई रास्ता भी नहीं था। जाने से पहले माइल्स की बेटी उससे कहती है कि डैड, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं जानती हूँ कि आप कामयाब होकर लौट आओगे। और इसके साथ ही माइल्स अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम माइल्स के स्पेसशिप को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपनी मंजिल के बेहद करीब थे। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चट्टानों के कई टुकड़े अचानक से उनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उनका पूरा स्पेसशिप जोर जोर से हिलने लगता है। इस सिचुएशन में माइल्स की आंखें खुल जाती हैं और वो खुद आकर स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि इस वक्त बाकी के सभी लोग गहरी नींद में थे। वो चैम्बर्स में सो रहे थे और ये स्पेसशिप अपने ऑटो मोड पर चल रहा था। जिस नींद में वो सभी लोग सो रहे थे वो ऐसी नींद है जो इंसान की उम्र को बढ़ने से रोकती है। मतलब कि जिस एज में वो प्लेनेट से निकले थे वही सेम एज अभी भी उनकी रहेगी जब तक उनकी नींद नहीं खुलेगी। उन चैम्बर्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया था। चट्टानों के टुकड़ों का बहाव बहुत तेज था, जिससे स्पेसशिप के कई हिस्से टूट जाते हैं। अब इस सिचुएशन को देखते हुए वो फैसला लेता है कि मैं इस स्पेसशिप को पास के किसी ग्रह पर उतारूंगा, क्योंकि जहाज के आगे तक जाने की संभावना बहुत कम थी। जैसे ही वो पास के ग्रह पर पहुंचता है, तेज हवा के कारण उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। स्पेसशिप एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और इस बार स्पेसशिप इतना टूट जाता है कि सभी चैम्बर्स वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया था। माइल्स की भी हालत बहुत खराब थी। वो बाहर आता है और वो देखता है कि कोई जीवित है या फिर नहीं, लेकिन जब वो देखता है कि सभी चैम्बर्स नष्ट हो गए हैं, वो समझ जाता है कि मुझे छोड़कर सभी वैज्ञानिक मारे गए हैं। लेकिन वो ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि ये ग्रह कम से कम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जीवन का अस्तित्व है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए फूल और पत्तियां हैं और वातावरण सांस लेने के लिए एकदम सही है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं, लेकिन यहाँ और भी कई खतरे मौजूद थे। देखने में यह ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ की जमीन पृथ्वी जैसी थी, लेकिन ये उसकी दुनिया नहीं थी जिसमें वो सब रह रहे थे। वास्तव में ये प्लेनेट उनसे भी 65 मिलियन वर्ष पहले का है, जब मानव जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन बड़े बड़े डायनासोर और उनके जैसे जीव वहाँ पर रहते थे। वैसे अब वो इस ग्रह की सारी जानकारी अपने बेस पर भेज देता है और उनके साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ भी उन्हें बता देता है। उसे याद होता है कि हमारी स्पेसशिप में 2 छोटे स्पेसशिप भी थे जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर गिरे होंगे। और क्योंकि वो जहाज बहुत मजबूत थे, इसलिए माइल्स ये डिसीजन लेता है कि अब मैं उन्हें ढूंढूंगा और किसी तरह अपने ग्रह पर जाने की कोशिश करूंगा। अब उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था और वो इतना परेशान हो जाता है कि एक बार माइल्स खुद को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है तो रुक जाता है। वीडियो देखकर उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। वैसे उसे स्क्रीन पर एक अलर्ट मिलता है कि उन सारे चैम्बर्स में से एक चैम्बर से आवाज आ रही है, क्योंकि उसमें अभी भी कोई जीवित था। माइल्स तुरंत चैम्बर को चेक करने के लिए जाता है कि क्या सच में कोई जीवित है। काफी तलाश और जांच करने के बाद उसे वो चैम्बर मिल जाता है। जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी सी लड़की उसे मिलती है जो उसकी बेटी की उम्र की थी। वो उसे अपने साथ ले जाता है और होश में लाने के बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और तुम्हारी पूरी टीम का प्लान क्या था। वो लड़की वहां पर जो भी बोलती है वो उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी भाषा माइल्स से अलग थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। तभी उसे याद आता है कि उसे एक चैम्बर में डायरी मिली थी। इसे पढ़ने पर माइल्स को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोवा है। वैसे अगली सुबह माइल्स इस पूरे ग्रह की जांच करने जाता है। इसके साथ ही वो अपने छोटे स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनो थे, जिनमें से एक फट गया था और वहाँ पर एक बहुत बड़े डायनासोर का कंकाल भी पड़ा हुआ था। माइल्स अपना एक डिवाइस निकालता है जो कि एक तरह का GPS था, मतलब कि यह किसी भी चीज का पता लगा लेता था। इसके जरिए माइल्स को पता चलता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर गिरा है। बाकी रास्ता देखने के लिए वो नीचे देखता है। वहाँ पर डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पर हमला कर देता है। वो उसके गले से चिपक जाता है, लेकिन माइल्स के पास एक इलेक्ट्रिक गन भी थी जो काफी एडवांस थी। वो पहले डायनासोर के बच्चे पर बंदूक से वार करता है और फिर उसे एक ही गोली से मार देता है और वो अपनी जान बचाकर वापस लड़की के पास आ जाता है। वो इसे इन सब के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द रास्ता पार करके उस पहाड़ पर पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। लेकिन उसकी बात सुनकर कोवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस चैम्बर में हम आए थे मेरे माता पिता भी वहीं पर थे और मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन माइल्स को पता था कि सभी चैम्बर्स नष्ट हो गए थे और अब कोई भी नहीं बचा था। वो ये बात लड़की से छिपाकर उसे समझाता है, लेकिन कोवा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तो माइल्स उसको झूठ बोलता है कि तुम्हारे माता पिता भी वहाँ पहाड़ पर हैं, मेरे साथ चलो, हमें जल्द से जल्द उस पहाड़ी पर पहुँचना है।
जिसके लिए वो राजी हो जाती है। अब ये लोग तैयार होकर चले जाते हैं। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये राह जितनी आसान लग रही थी उससे कई गुना ज्यादा कठिन थी। हर जगह पर नए खतरे थे। उन पर सिर्फ पैदल चलने वाले जीव नहीं बल्कि उड़ने वाले डायनासोर और ऐसे कई दूसरे जीव भी हमला कर सकते थे। अब ये दोनों छुपते हुए एक बहुत बड़े मैदान से आगे बढ़ते हैं और जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर कई डायनासोर और दूसरे जीव भी होते हैं जो आकर उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। माइल्स उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक गन से मारता है और कोवा को बचाता है। उन्हें वहाँ पर एक झरना मिलता है जहाँ वो थोड़ा सा पानी पीते हैं और अपना चेहरा धोकर थोड़ा आराम करते हैं। फिर माइल्स एक पेड़ की ब्रांच पर बैठता है और अपने जीपीएस की मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसका स्पेसशिप अब कितनी दूर पर है। लेकिन तभी अचानक से पेड़ की ब्रांच टूट जाती है। माइल्स जमीन पर काफी जोर से गिरता है और उसका बायां हाथ काफी जख्मी हो जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। पेड़ के टूटने की आवाज सुनकर 2-3 बड़े बड़े डायनासोर माइल्स पर हमला करने के लिए इसी ओर आने लगते हैं। लेकिन किस्मत से इस समय उसके पास कुछ बम भी थे जिसे माइल्स उन डायनासोर्स के ऊपर फेंक कर उन्हें मार रहा था और ऐसे वो खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर कोवा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और एक जगह आकर छुप जाती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि ये जगह भी उड़ने वाले जीवों की जगह थी। वो वहाँ पर आकर बैठते थे। वो उनसे बचने के लिए टूटे हुए पेड़ की चोटी पर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उससे एक आवाज निकल आती है और उड़ने वाला एक डायनासोर उसे देख लेता है जो धीरे धीरे कोवा के पास उसे खाने के लिए आने लगता है। वो बहुत डर गई थी क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। डायनासोर बहुत ही करीब आ गया था। फिर वो अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को अपने साथ खींच लेता है। ये सब माइल्स देख लेता है। वो डायनासोर का पीछा करता है और लास्ट में अपनी बंदूक से गोली मारता है और कोवा को बचाता है। वो काफी डरी हुई थी, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। तभी माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और पहाड़ की ओर चल देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को कोवा में कहीं न कहीं देख रहा था, जिसे उसने 2 साल पहले अपने ग्रह पर छोड़ दिया था। यात्रा करते करते शाम हो जाती है। ऐसे मैदानों में घूमना खतरनाक था, इसलिए ये लोग गुफा में जाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। माइल्स अपने जीपीएस को फिर से चेक करता है कि उनके जहाज की दूरी कितनी है। माइल्स को अब जो बात पता चलती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। चट्टानों के टुकड़े जो माइल्स के स्पेसशिप से टकराए थे अब इस धरती पर गिरने वाले थे, जिससे सभी डायनासोर मर जाएंगे, वो राख में बदल जाएंगे। वो सब कुछ समझ गया था और कोवा को इस बारे में बोलता है। लेकिन अगली सुबह जब वो वहाँ से निकलने वाले थे, एक बड़ा डायनासोर आता है और उन पर हमला करता है। उससे बचने के लिए वो गुफा के अंदर घुसना चाहते थे। उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी सुरंग मिलती है जो साइज में बहुत ही छोटी थी। माइल्स वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिससे उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो इतना बड़ा हो जाता है कि कोवा तो इससे गुजर सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। अब वो वहाँ से गुजर जाती है, लेकिन माइल्स पीछे रह जाता है। डायनासोर अचानक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे भी मार देता है। वो डायनासोर को गोली मारकर अपनी जान बचाता है और जैसे ही वो सुरंग से बाहर आता है उसे कोवा कहीं पर नजर नहीं आती। उसे आसमान से बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये था कि उन्हें जल्द से जल्द इस ग्रह को छोड़ना होगा, वरना वो दोनों मारे जाएंगे। और अब तेजी से उस जगह की ओर भागने लगते हैं जहाँ पर उनका छोटा स्पेसशिप था। लेकिन इसी बीच वो गलती से एक बहुत बड़े खतरनाक गड्ढे में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा उसे निकल रहा था। वो कोवा को भी बुलाता है। बचने की उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो काफी अंदर फंसा हुआ था। वो पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन पूरा डूबने से पहले कोवा उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो माइल्स के पास लकड़ी की एक लंबी छड़ी फेंकती है और माइल्स उसे पकड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो कोवा को ऐसे गले लगाता है जैसे कि वो उसकी बेटी हो, क्योंकि वो फिर से जीवित होकर बहुत खुश था। फिर वो उससे कहता है कि अब ये ग्रह बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो सारा दिन और सारी शाम चलते रहते हैं और आखिरकार रात होने से पहले वो स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। उनकी किस्मत भी साथ देती है, क्योंकि इस स्पेसशिप को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ठीक था और ये लोग इसमें जा सकते थे बिना समय बर्बाद किए। जब माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, कोवा बाहर निकल आती है और अपने माता पिता की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि माइल्स ने उसे बताया था कि उसके माता पिता पहाड़ों की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि स्पेस एक्सीडेंट में सभी चैम्बर्स नष्ट हो गए थे, जिसमें कोवा के माता पिता की भी मौत हो गई थी। वो कोवा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी गुस्से में और परेशान थी। माइल्स उससे माफी भी मांगता है और उसे सब कुछ सच बोल देता है कि मैंने ये सब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए किया था। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो हम दोनों चट्टानों के नीचे दबकर मारे जाएंगे। कोवा रो रही थी और उसका विश्वास जीतने के लिए माइल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि मैं 2 साल पहले स्पेस मिशन के लिए निकला था और इससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूंगा। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो वो मर जाएगी। वो कोवा से प्यार करता था क्योंकि वो उसमें अपनी बेटी को देख रहा था, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता था। उसकी बात सुनकर कोवा भावुक हो जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। अब वो जल्दी से जाकर स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। उनके जाने से पहले चट्टान के टुकड़े उन पर हमला करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि 2 डायनासोर भी इन्हें देख लेते हैं, जो वहाँ पर आकर उनके स्पेसशिप को रोकने की कोशिश करते हैं। अब माइल्स को भी पता होता है कि अगर वो डायनासोर पर हमला करेंगे तो वो उन दोनों को मार डालेंगे, इसीलिए वो एक तरफ भागता है और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे कोवा की जान बचाई जा सके। जैसे ही एक डायनासोर उसके पास आने की कोशिश करता है, माइल्स अपनी बंदूक से उस पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। लेकिन वो ये जानता था कि एक और डायनासोर अभी भी जीवित है जो उसकी तरफ आ रहा था और वो सोचता है कि वो डायनासोर अब उसे मार डालेगा।
लेगा। बैटरी कम होने की वजह से उसकी बंदूक भी दोबारा लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर भी काफी करीब आ जाता है। इस दौरान स्पेसशिप में बैठी कोआ अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक वीडियो चलाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, माइल्स को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब डायनासोर को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, वो फिर से माइल्स का पीछा करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही ग्रह का विनाश भी शुरू हो जाता है। सारे वोल्केनो फटने लगते हैं। इसके अलावा चट्टानों के टुकड़े भी जमीन पर गिर रहे थे। डायनासोर लगातार उसका पीछा कर रहा था। माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो पृथ्वी के पास फटे वोल्केनो की ओर भागने लगता है। जैसे ही वोल्केनो फटता है, डायनासोर को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी स्किन काफी मजबूत थी। डायनासोर को काफी गुस्सा आता है। वो माइल्स को मारने के लिए काफी करीब आ जाता है। माइल्स ने हार मानकर अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये बहुत कठिन समय था और तभी कोवा फिर से माइल्स को बचाने के लिए आती है। कूदते समय वो डायनासोर की आंख पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। इस बार वो एक बड़े से वोल्केनो के पास आता है और जैसे ही वो फटता है, बहुत सारा एसिड और लावा डायनासोर के ऊपर गिरता है। फाइनली डायनासोर मारा गया था। मरने के बाद डायनासोर की स्किन एसिड की वजह से पिघलने लगती है। उन दोनों की जान बच गई थी और वो स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। अब माइल्स वहाँ से जाने की कोशिश करता है और फाइनली वो वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। नई जिंदगी मिलने के बाद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वो काफी ज्यादा खुश थे कि वो अपने अधूरे काम पूरे कर पाएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।